सिख हवालदार और तमाम जवान पेट्रोल पार्टियों के आदी हो चुके थे। घात लगाना, दुश्मन की किसी पार्टी को घेरे में लेना और उस पर इस तरह हमला करना कि वो निकल ना सके और जवाबी कार्रवाई भी ना कर सके, उनके तजर्बे में था और उन सब को बहुत तजर्बा हो चुका था। उन्हें इतना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं थी। तकरीबन 2 घंटों की गश्त के बाद दूर से एक गाड़ी की आवाज़ आने लगी। वो जंगल था, कोई शहर तो था नहीं जहाँ रात को भी गाड़ियाँ चलती। वो सारा इलाका यूं समझें कि फ़ौजी इलाका था और वहाँ जंग लड़ी जा रही थी, लेकिन ये आम जंग नहीं, गोरीला जंग थी जिसमें कुछ नहीं कहा जा सकता था कि किस वक्त क्या हो जाए। गाड़ी आ रही थी, पगडंडी खासी चौड़ी थी और कुछ ऊंची नीचे भी थी। उस एरिया में भी टेकरियां और चट्टानें थीं और जंगल काफ़ी घना था। पगडंडी सीधी नहीं थी बल्कि थोड़े थोड़े फासले पर मुड़ती थी। हवालदार ने बड़ी तेज़ी से पगडंडी के दोनों अतराफ अपनी पार्टी को पोजीशन में कर दिया और कहा कि पहला फायर वो खुद करेगा और उसका टारगेट गाड़ी का ड्राइवर होगा। जवान तैयार हो गए। हवालदार के ख्याल के मुताबिक घात बड़ी सही और मुकम्मल थी। गाड़ी जब 25-30 गज दूर गई तो उसके इंजन की आवाज़ आनी बंद हो गई और वैसे ही चलती आई। हवालदार के बयान के मुताबिक गाड़ी का इंजन रुक गया था और ऐसी आवाज़ें आने लगी थी जैसे ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। रात के सन्नाटे में ऐसी आवाज़ को पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं था। कुछ और करीब आकर गाड़ी रुक गई। सिख हवालदार ने राइफल से पहला फायर किया और इसके साथ ही दोनों तरफ से पार्टी ने फायर खोल दिया। अब होना तो ये चाहिए था कि उस गाड़ी में से गोरीले कूद कूद कर उतरते और उस फायरिंग की जद में आते और जो उस जद से ठीक निकल जाते वो भाग जाते या कहीं पोजीशन लेकर जवाबी फायर करते, लेकिन ऐसी कोई हरकत नजर ना आई। गाड़ी ऐसी जगह रुकी थी जहां एक झुंड 4-5 बड़े ऊंचे और घने दरख्तों का था। चांदनी तो ठीक ठाक थी, लेकिन चांद गहरे बादलों के पीछे छुप गया था। यह गाड़ी बड़ा फौजी ट्रक था जिसे हम 3 टन ट्रक कहा करते थे। उस पर तरपाल चढ़ा हुआ था। उस गाड़ी की तरफ से एक गोली भी फायर ना हुई। सिख हवालदार ने फायर बंद करवा दिया और जवानों को इशारा किया कि वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ें और ट्रक को हर तरफ से घेर कर करीब जाएं। जवान आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोजीशनों से सिरकते हुए आगे बढ़ने लगे। जब वो कुछ करीब पहुंच गए तो सिख हवालदार ने किसी जवान को बुलंद आवाज़ में कोई बात कही। घात में ये ख्याल रखा जाता था कि ज़रा सी भी ऊंची आवाज़ ना निकले, लेकिन कोई ऐसी बात हो गई कि सिख हवालदार के मुंह से बड़ी बुलंद आवाज़ निकल गई। जाहिर है उसने अपनी ठेठ पंजाबी में कुछ कहा होगा। कौन हो तुम लोग? ट्रक के करीब से आवाज़ उठी। अपनी गाड़ी पर फायर करते हो? आगे आओ और हमको पहचानो। सिख हवालदार दौड़कर आगे गया। वो जब आगे जा रहा था तो उसने देखा कि ट्रक के दाएं तरफ से एक आदमी उठा और एक आदमी ट्रक के नीचे से निकल रहा था। सिख हवालदार ने करीब जाकर देखा तो वो अपने ही फौजी थे। उनमें एक नायक था और एक सिपाही। बात हुई तो पता चला कि वो फ्रंटियर फोर्स के जवान हैं। फ्रंटियर फोर्स हमसे कोई 6-7 मील दूर मुकीम थी और उसकी जिम्मेदारी का एरिया दूसरी तरफ था। उस ट्रक में कुछ सामान था जो रात ही रात कहीं पहुंचाना था। गाड़ी को सामने से देखा। सामने वाली स्क्रीन में से सिख हवालदार की फायर की हुई गोली गुजरी थी और स्क्रीन में सुराख हो गया था और उसमें लंबी लंबी लकीरें पड़ गई थी, यानी स्क्रीन टूट गई थी। सिख हैरान था कि उसकी गोली बिल्कुल ड्राइवर की सीध में लगी थी। फिर ड्राइवर बच किस तरह गया? हुआ यह था कि गोली स्क्रीन में लगने से चंद सेकंड पहले ड्राइवर गाड़ी में से निकल गया था। जब पार्टी ने फायर खोला तो दोनों ट्रक के नीचे छुप गए। वो 2 भी फौजी थे और इस किस्म के अचानक फायर से बचने का तजर्बा रखते थे। वो दोनों पठान थे और उनके ट्रक पर फायर हुआ था। वो तो सख्त गुस्से में आ गए और वाही तबाही बकने लगे। हमारा सिख हवालदार सख्त परेशान हो गया कि उन्हें किस तरह राजी करे, लेकिन ट्रक की स्क्रीन टूट गई थी और ट्रक पर इतनी गोलियां लगी थी कि तरपाल छलनी हो गया था। ट्रक पर जो सामान लदा हुआ था वो कोई ख़ास अहम और कीमती नहीं था। सिख हवालदार ने उनसे माफ़ी मांगी और बताया कि उसे क्या मिशन दिया गया था और उसके मुताबिक वो इस ट्रक को गोरीलों का ट्रक समझा था। इतने में एक और गाड़ी की आवाज़ आने लगी। सिख हवालदार ने कहा कि ये हो सकती है वो गाड़ी जिसे घात में लेना था। उसमें इंडोनेशियन गोरीले होंगे। तुम सिख है, पठान नायक ने कहा। वो भी हमारा गाड़ी है। उसमें 14-15 जवान आ रही हैं। वो हमारा एस्कॉर्ट है। शायद उनका गाड़ी भी ख़राब हो गया था। इतने में वो गाड़ी भी करीब आकर रुकी और उसमें से फ्रंटियर फोर्स का एक हवालदार उतरा और पूछने लगा कि क्या बात है। उसे बात सुनाई गई और जब उसने सामान वाला ट्रक देखा तो परेशान हो गया। ये पठान तो उस सिख को माफ़ कर सकते थे, लेकिन गाड़ी को जो नुकसान पहुंचा था उसे छुपाना मुमकिन नहीं था। इस वाक़े की रिपोर्ट ब्रिगेड हेडक्वार्टर को जानी ही थी। इस इलाके में रात के वक्त कोई फौजी ट्रक, खसूसन वो ट्रक जिसमें सामान होता, अकेला नहीं जा सकता था। उस ट्रक के साथ एक ट्रक में उसके लिए हिफाजती दस्ता आ रहा था, लेकिन जिस तरह सामान वाली गाड़ी का इंजन रुक गया था
उसी तरह उस पिछली गाड़ी में भी कुछ गड़बड़ हो गई थी। ये गाड़ी पीछे रुक गई और सामान वाली गाड़ी वालों को पता ही ना चला। इत्तेफाक से सामान वाली गाड़ी यहाँ आकर फेल हो गई। पूरी जंग अजीम में ये गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई थी, और इस्तेमाल भी सड़कों पर नहीं बल्कि जंगलों, पहाड़ों और इसी किस्म के दुश्वार गुजार रास्तों में इस्तेमाल होती रहीं। उन गाड़ियों का तो बुरा हाल ही हो गया था। अक्सर गाड़ियाँ इसी तरह रास्ते में रुक जाती थी। ये भी खुशकिस्मती थी कि पिछली गाड़ी दूर ही रुक गई थी। अगर दोनों गाड़ियाँ इकट्ठी आ रही होती तो यूं होता कि सामान वाली गाड़ी रुकती तो पिछली गाड़ी भी रुक जाती, जिसमें हिफाजती दस्ता था। उन पर फायरिंग होती तो जानी नुकसान होता, और वो भी आखिर फौजी थे। जवाबी फायर करके पेट्रोल पार्टी को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकते थे। एक बड़ा ही खौफनाक हादसा होते होते रह गया। अगर अगली गाड़ी को नुकसान ना पहुंचा होता तो सिख हवालदार और पठान हवालदार आपस में तस्फिया कर सकते थे, लेकिन अब ये मामला दोनों के बस का नहीं रहा था। सिख हवालदार ने पठान हवालदार से कहा कि वो उसका नाम, नंबर और यूनिट लिख ले, और वो बिल्कुल ऐसा ही बयान देगा जैसे ये वाक़या हुआ है। पठान हवालदार ने सिख का नाम, नंबर और यूनिट वगैरह लिख ली, और पठान अगली गाड़ी को देखने लगे कि उसे क्या हो गया है, और सिख हवालदार अपनी पेट्रोल पार्टी से कहने लगा कि अब वापस चलो। सिख हवालदार ने अपनी पार्टी से ये कह तो दिया, लेकिन उसने वक्त देखा तो अभी 2 बजे थे। उसे 4 बजे वापस होना था। उसे जो टारगेट दिया गया था वो तो उसके सामने आया ही नहीं था। अब तो सिख का दिमाग हाजिर ही नहीं रहा था। मैं भी बाद में उससे मिला था। उस पर खौफ ये तारी हो गया था कि कुछ ही दिन पहले एक हिंदू नायक का कोर्ट मार्शल इसी जुर्म में हुआ था कि उसने बगैर देखे फायरिंग करवा के अपना ही लांस नाइक मरवा डाला था। सिख को यह डर था कि उसका भी कोर्ट मार्शल होगा और उसे भी सिपाही बना दिया जाएगा। उस सिख हवालदार की इस गलती पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। लड़ाइयों में ऐसी गलतियां हो ही जाया करती हैं। मैंने कहानी में पीछे कहीं सुनाया है कि बहरुल काहिल में अमेरिका और जापान के बहरी जहाज़ों के माबैन तारीख की सबसे बड़ी बहरी जंग हुई थी। बहरी जहाज़ एक दूसरे के इतना करीब कम ही आते हैं कि एक दूसरे को देख और पहचान सकें। वो बहुत ही दूर दूर रहते हैं और उनकी तोपें दूर मार होती हैं। बहरुल काहिल की बहरी जंग में अमेरिका की नेवी के कई बहरी जहाज़ एक दूसरे को जापानी जहाज़ समझकर गोलाबारी करने लगे और एक दूसरे को बेतहाशा नुकसान पहुंचाया। इस किस्म की गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मैं वैसे ही आपकी दिलचस्पी की खातिर सूबा सरहद के इलाके की लड़ाइयों की एक बात सुना देता हूँ। वहाँ फौज जब फैलकर एडवांस करती थी तो उसकी हिफाजत के लिए छोटी छोटी पहाड़ियों की चोटियों पर पोस्टें बनाई जाती थी, जिन्हें पिकेट कहते थे। सिपाही बड़ी तेजी से पत्थर उठाकर लाते और गोलाई में दीवार खड़ी कर लेते और उसमें मोर्चा बंद हो जाते थे। मेरी बटालियन में एक बार यूं हुआ था कि रात के पिछले पहर बन्नू से पहाड़ी इलाके की तरफ एडवांस किया गया। ये पूरा ब्रिगेड था। जिस कंपनी ने किसी चोटी पर पिकेट बनानी होती थी उसके कंपनी कमांडर को वो चोटी दिखा दी जाती थी। चोटी दिखाने का एक खास तरीका था। वो कंपनी एक ओहदेदार और चंद एक जवान मुकर्रर करके भेज देती और वो उस चोटी पर जाकर मोर्चा बंद हो जाते। उस रात एडवांस हुआ तो सहरी के वक्त पहाड़ों के ऊपर बेतहाशा फायर शुरू हो गया। बेतहाशा फायर तो हम किया करते थे। पठान एक गोली चलाते और हमारा एक आदमी ले लेते। मतलब ये कि वो बेहंगम फायर नहीं करते थे, लेकिन ये तो बेहंगम फायर था जो अचानक शुरू हुआ और 15-20 मिनट बाद अचानक ही बंद हो गया। रिपोर्ट मिली कि जब एक पिकेट पर एक कंपनी के जवान जा रहे थे तो ऊपर से उन पर फायर आया। उन्होंने फौरन इधर उधर पोजीशनें ले लीं और जवाबी फायर कर दिया। वो ये समझने में हक बजानिब थे कि चोटी पर पठान पहुंचे हुए हैं और ये फायर उन्होंने किया है। असल बात ये थी कि एक और कंपनी को किसी चोटी पर पिकेट बनानी थी और उसके कंपनी कमांडर को वो चोटी दिखा दी गई थी या उसने चोटी समझने में गलती की थी। बहरहाल हुआ ये कि उस कंपनी के जवान पहले पहुंच गए और गलत चोटी पर पिकेट कायम कर ली। कुछ देर के बाद उस कंपनी के जवान ऊपर जाने लगे जिन्हें वहां पिकेट बनानी थी। ऊपर वाले ये समझे कि नीचे से पठान आ रहे हैं और नीचे वाले ये समझे कि ऊपर पठान पहले से मौजूद हैं। फायर इस तरह बंद हुआ कि एक पिकेट के हवालदार ने बुलंद आवाज से अपने जवानों को हौसला अफजाई के लिए ललकारा। तब नीचे से ऊपर जाने वालों को पता चला कि ये तो अपने आदमी हैं। फिर फायर बंद हुआ और बड़ा अच्छा इत्तफाक ये हुआ कि दोनों तरफ कोई जवान जख्मी भी ना हुआ। दोनों हवालदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इंडोनेशिया में उस हिंदू नायक का कोर्ट मार्शल सिर्फ इसलिए किया गया था कि बटालियन में हिंदू मुस्लिम दुश्मनी पैदा हो गई थी। और फिर नाइक की गलती ये थी कि उसने उस वक्त मशीन गन फायर करवाई जब गोरीले बहुत पहले इसके गायब हो चुके थे। उसे उसकी बुजदली कहा गया था। ये सिख हवालदार उसी इलाके में अपनी पेट्रोल पार्टी के लिए घूमता फिरता रहा, लेकिन बड़ी ही सख्त परेशानी के आलम में। उसकी पेट्रोल पार्टी अब इस तरह चल रही थी कि एक कतार पगडंडी के दाएं और दूसरी कतार बाएं थी। इस तरतीब को फौज में सिंगल फाइल कहा जाता है।
जवान एक दूसरे के पीछे कुछ फासला रख कर चले जा रहे थे। वो ऐसे इलाके में जा पहुंचे जहां गहरे खड्ड भी थे और टीकरियां भी। उस जमीन पर जवानों का दरमियानी फासला कुछ ज्यादा हो गया। आखिर वापसी का वक्त हो गया। गोरीलों की कोई पार्टी पैदल या गाड़ी आती नजर न आई। हो सकता है कि ब्रिगेड हेडक्वार्टर के किसी मुसलमान ने उन्हें पहले ही खबरदार कर दिया हो कि आज रात ना जाएं, रास्ता साफ नहीं। ये भी हो सकता है कि उन्होंने उस रात अपना ये प्रोग्राम मुलतवी कर दिया हो। बहरहाल सिख को अपना टारगेट नहीं मिला। बहुत आगे जाकर उसने अपनी पार्टी को इकट्ठा होने के लिए पुकारा। पार्टी इकट्ठी हो गई और फौजी दस्तूर के मुताबिक हवालदार ने गिनती की तो 2 जवान कम थे। उसने मालूम कर लिया कि कौन कौन से जवान अभी नहीं पहुंचे और पीछे रह गए हैं। उसने वहीं से उन्हें बुलंद आवाज से पुकारना शुरू किया, लेकिन कोई जवाब न मिला। उन गैर हाजिर जवानों में एक तो सिपाही मोहम्मद शफी था और दूसरा वो हिंदू नाइक था जिसमें नूर आलम पर फायर किया था, और अब वो सिपाही था। सिख हवालदार को ये तो मालूम ही नहीं था कि मोहम्मद शफी ने अहद और अज़म कर रखा था कि वो उस हिंदू से नूर आलम के खून का बदला लेगा। सिख हवालदार इतना ही जानता था कि पार्टी के 2 जवान गैर हाजिर हैं, वो उन्हें छोड़कर तो नहीं जा सकता था। उसने अपनी पार्टी को हुक्म दिया कि वापस चलो और दोनों को तलाश करो। ऐसा कभी हुआ नहीं था कि अच्छे भले जवान इस तरह लापता हो जाएं। वहाँ कोई ऐसी गहरी खाई भी नहीं थी जिसमें दोनों पांव फिसलने से गिर पड़े हों। सुबह के 4 बज रहे थे और ये पार्टी पीछे को जा रही थी। जवान बारी बारी उन दोनों के नाम ले लेकर पुकार रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। जवान ऊंची और घनी झाड़ियों के पीछे और टीकरियों के इर्द गिर्द अपने उन 2 साथियों को ढूंढते जा रहे थे। तकरीबन 1 मील पीछे गए होंगे कि एक जवान की घबराई हुई आवाज आई, इधर आओ, दौड़ कर आओ। सब दौड़ते हुए वहां पहुंचे। देखा वहां वही हिंदू मरा पड़ा था जिसे शफी मारकर इंतकाम लेना चाहता था। शफी वहां नहीं था। लाश के एक पहलू से भी खून निकल रहा था और शह रग से भी। अब इस पार्टी ने शफी को पुकारना और ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन शफी कहीं भी ना मिला। उस हिंदू की राइफल भी गायब थी। थक हार कर सिख हवालदार ने वापसी का रास्ता इख्तियार किया। हिंदू की लाश को जवानों ने बारी बारी उठाया और कैंप में ले आए। चूंकि लाश दफ्तर वाले खेमे के सामने रखी गई थी, इसलिए मैंने भी उसे देखा। सिख हवालदार ने कमांडिंग ऑफिसर को यह बयान दिया कि पहले उसने गलत समझकर फ्रंटियर क्रॉस की गाड़ी पर फायर खोल दिया। वो वाकया तफसील से बयान करने के बाद बताया कि उसे कहाँ पता चला कि 2 जवान गैर हाजिर हैं और हिंदू उसे कहाँ और किस हालत में पड़ा मिला। ये रिपोर्ट भी दी गई कि सिपाही मोहम्मद शफी लापता है। ये तो मैं जानता था कि अब इस बटालियन को सिपाही मोहम्मद शफी नहीं मिलेगा। यकीनी बात थी कि उस हिंदू को शफी ने कत्ल किया था और वो भाग गया था। उस वक्त वो इंडोनेशियन मुसलमानों तक पहुंच चुका होगा। अंग्रेज अफसर कहते थे कि उस सिपाही को इंडोनेशियन गोरीलों ने मारा है और शफी को भी उन्होंने मार डाला है और किसी खड्ड नाले में फेंक गए होंगे। मैंने पहले बताया है कि हमारी बटालियन में एक कैप्टन डॉक्टर था। ब्रिगेड हेडक्वार्टर में भी एक डॉक्टर था और मरहम पट्टी का निहायत अच्छा इंतजाम था। उस हिंदू सिपाही की लाश ब्रिगेड हेडक्वार्टर भेज दी गई और हमारी बटालियन का डॉक्टर साथ गया। शाम को पता चला कि उस हिंदू सिपाही के एक पहलू में गहरा जख्म था जो खंजर का मालूम होता था और दूसरा जख्म शह रग में था। शह रग दाएं बाएं को नहीं काटी गई थी बल्कि ऊपर नीचे की तरफ काटी गई थी, और जिस हथियार से काटी गई थी वो उसकी गर्दन के पीछे से बाहर निकल गया था। मैंने अपने हमराज दोस्तों को बताया, जिनमें नुमाया हवालदार अमीर खान, सूबेदार मोहम्मद अशरफ और सूबेदार नजर शाह थे। उन्होंने हिंदू की लाश नहीं देखी थी। मैंने उन्हें बताया कि जख्म कहाँ थे और कैसे थे। मुझे आज तक याद है कि सूबेदार नजर शाह ने बड़ी सही क़यास आराई की थी। इसमें तो किसी शको शुबे की गुंजाइश ही नहीं थी कि उस हिंदू को शफी ने ही कत्ल किया है। सूबेदार नजर शाह ने कहा कि शफी ने उसके पहलू में संगीन मारी होगी और यह पीठ के बल गिर पड़ा होगा। फिर शफी ने पहलू से संगीन निकालकर उसकी शह रग में मारी होगी और शह रग चीर दी होगी। ये संगीन ही थी जो उसकी गर्दन की पिछली तरफ से निकल गई थी। हम दुआएं करने लगे कि शफी खैरियत से इंडोनेशियन गोरीलों तक पहुंच जाए। उस सिख हवालदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उसकी इस गलती को नज़रअंदाज कर दिया गया था कि उसने फ्रंटियर फोर्स की गाड़ी पर फायर करवा दिया था। वो लड़ाई इस नोयत की थी कि ऐसी गलतियों का इम्कान मौजूद था। ये तो मेरी बटालियन के कुछ वाक़यात हैं और कुछ आगे चलकर सुनाऊंगा। वहाँ सिर्फ मेरी बटालियन ही नहीं थी, इंडियन आर्मी की बेशुमार यूनिटें तमाम तर इंडोनेशिया में फैली हुई थीं। मैंने कई एक अजीबो गरीब और बाज़ बड़े ही जज्बाती वाक़यात दूसरी यूनिटों के सुने थे, वो भी सुनाऊंगा। बेशतर वाक़यात ऐसे हैं कि ईमान ताज़ा हो जाता है। ईमान इंडोनेशियन मुसलमानों को अपनी आज़ादी के लिए लड़ते देख कर ही ताज़ा हो जाता था। मैं आपको दूसरा पहलू भी दिखा देता हूँ
ये ना समझें कि वहाँ इंडियन आर्मी का मुसलमान वैसा ही दीनदार और हुर्रियत पसंद था जैसों कि मैं कहानियाँ सुना रहा हूँ। कुछ ऐसे जवान जो दिल में ख्वाहिश रखते थे कि इंडोनेशियन मुसलमानों के साथ जा मिलें, लेकिन कुछ सोचकर चुप हो रहते थे। उनके लिए सिर्फ दुआएं करते थे। ऐसे भी थे जो नाम के मुसलमान थे और उनके दिलों में ऐश मौज थी, यानी शैतानियत। उसका मैं एक वाक़या पेश करता हूँ और देखें अल्लाह ताला किस तरह ऐसे लोगों को दुनिया में ही सज़ा दे देता है। मैंने पहले तफसील से बताया है कि वहाँ वलंदेजियों की लड़कियाँ और जवान औरतें मौजूद थीं। ये औरतें इतनी तंदुरुस्त और सेहतमंद थीं कि उनमें जो अधेड़ उम्र थीं वो भी जवान लगती थीं। अगर शक्लो सूरत से नहीं तो अपनी इबलीसी हरकतों से जवान लगती थीं। उनकी इतनी ही खूबसूरती काफ़ी थी कि उनके रंग गोरे थे, बाल खुले रखती थीं और लिबास ऐसा पहनती थीं जो घरों से दूर फौजियों को मुश्तइल कर देता था। मलबूस होकर भी लगता था कि वो बरहना हैं। हम में से जो उनके चक्कर में आ गए थे वो तो अपना दीन धर्म भी भूल गए थे। हमारा एक हवालदार मेजर था, वो सबके सामने शराब पीता था। ऐसे और भी थे लेकिन मैं उसका जिक्र करूंगा। वो मेरे ही इलाके का रहने वाला था और उसका नाम अब्दुल अजीज़ था। उसकी सबसे बड़ी खराबी ये थी कि वो ख़ानदानी खुशामदी और चापलूस था। हम तो उसे अफसरों की जूतियाँ चाटने वाला कहा करते थे। बज़ाहिर खुशतबा और मिलनसार था, बातें ऐसी करता कि सुनने वाला उसे अपना बेतकल्लुफ़ दोस्त समझ लेता था। प्यार और मोहब्बत से वो राज ले लेता और कंपनी सूबेदार और कंपनी कमांडर को मिर्च मसाला लगाकर ये बातें सुनाता। यूं कह लें कि वो बड़ा खूबसूरत सांप था जो आस्तीन में बैठकर डसता था। साथ वाली बस्ती में वलंदेजी भी आबाद थे और उन्होंने अपनी औरतों को खुला छोड़ रखा था। अब्दुल अजीज़ की ज़िंदगी उन औरतों के साथ गुनाहों में गुजर रही थी। कुछ दिन वो एक औरत के साथ याराना लगा कर रखता और उसे राशन और दीगर अशिया देता रहता था। उन औरतों पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी कि वो कैंप में नहीं आ सकती। अफसरों के साथ भी उन औरतों के याराने थे। ऊंचे ख़ानदान की वलंदेजी लड़कियां अफसरों के मैस में आती और खाती पीती और रातें वहीं गुजारती। उन्हें ऐसा कोई ख्याल नहीं होता कि ये अफसर है और वो सिर्फ अफसर के साथ ही याराना रखें। किसी जमादार, सूबेदार या उससे भी नीचे ओहदे के फौजी के साथ बातचीत हो जाती तो वो उसी की हो जाती थी। सिखों को शराब मिलती थी। शराब की खातिर ये औरतें सिखों के पास आ जाती थीं। हवालदार मेजर अब्दुल अजीज़ उन्हीं औरतों में गुम हो गया था। एक बार ऐसे हुआ कि वो कैंप से निकला और गालिबन उस बस्ती की तरफ जा रहा था। वहां तक रास्ता सीधा नहीं जाता था। सारे इलाके की तरह वहां भी ऊंची नीची टेकरियां और चट्टानें थीं और ये सारा इलाका जंगल का था। हमारे 3-4 सिपाही, जिनमें एक नायक भी था, बस्ती की तरफ से वापस कैंप में आ रहे थे। वो फौजियों की तरह हंसते खेलते एक दूसरे के साथ मजाक करते चले आ रहे थे कि एक सिपाही ने रुक कर कहा कि इधर देखो क्या हो रहा है। सबने उधर देखा तो अजीब सा मंजर नजर आया। हवालदार मेजर अब्दुल अजीज़ एक लड़की के साथ उलझा हुआ था और लड़की, जो खासी जवान थी, उससे बचने की कोशिश कर रही थी। वहाँ वलंदेजी लड़की और मुसलमान लड़की फ़ौरन पहचान ली जाती थी। एक तो उनके चेहरे मुख्तलिफ थे और दूसरा फ़र्क ये था कि मुसलमान लड़कियाँ अगर बाल खोले रखती या कटवाती भी थीं तो सर पर रुमाल ज़रूर बांधती थीं, जिसे स्कार्फ कहते हैं। ये बड़ा रुमाल था जो वो सर पर रख कर ठोड़ी के नीचे गांठ दे लेती थीं या वैसे ही खुला छोड़कर गर्दन ढांप लेती थीं। मतलब ये कि वो अपना सर नंगा नहीं रखती थीं। ये जो लड़की अब्दुल अजीज़ से अपने आप को बचाने के लिए हाथ पांव मार रही थी, यकीनन मुसलमान लड़की थी। अगर वलंदेजी होती तो वो यूं मुज़ाहमत ना करती बल्कि अपना आप अब्दुल अजीज़ के सामने पेश कर देती और अब्दुल अजीज़ उससे जान छुड़ा रहा होता। वो इंडोनेशियन मुसलमान लड़की थी जिसे अब्दुल अजीज़ पकड़ने की और पकड़ कर गिराने की कोशिश करता था, लेकिन एक बार लड़की ने ऐसा दाव खेला कि अब्दुल अजीज़ को पीठ के बल गिरा दिया, लेकिन वो भागी नहीं बल्कि वहीं खड़ी रही। अब्दुल अजीज़ ने छोटे से एक दरख्त की शाख तोड़ ली, जिससे ये समझना मुश्किल नहीं था कि उससे वो लड़की को मारना पीटना चाहता था। एक सिपाही ने कहा, चलो यार, करने दो उसे जो करता है, आखिर हवालदार मेजर है। लेकिन जो नाइक था वो बड़ी दलेर और बड़ी ही जालिम चीज़ थी। अख्तर हुसैन उसका नाम था और वो बटालियन की कबड्डी टीम का बड़ा ही ज़बरदस्त खिलाड़ी था। उसमें मुसलमानी भड़क उठी। वो कुछ भी ना बोला और तेज़ दौड़कर अब्दुल अजीज़ और लड़की तक पहुंचा। अब्दुल अजीज़ ने उस शाख के पत्ते तोड़ डाले थे और लड़की को मारने लगा था। लड़की भागी नहीं थी कि अख्तर पहुंच गया। उसने जाते ही हवालदार मेजर की गर्दन पर ऐसा घूंसा मारा कि हवालदार मेजर अब्दुल अजीज़ लड़खड़ाता हुआ एक दरख्त के साथ टकराया और उसका सर तने के साथ लगा। अख्तर ने मुझे ये बात सुनाते हुए कहा कि अब्दुल अजीज़ का सर तने के साथ लगा तो डोल गया। अख्तर ने उसे नंगी गालियां दी और दूसरा घूंसा उसके पेट में मारा और कहा कि तुम मुसलमान हो और मुसलमान लड़की की इज्जत पर हाथ डाल रहे हो। उस घूंसे से अब्दुल अजीज़ दोहरा हो गया तो अख्तर ने उसे उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। वो इंडोनेशियन लड़की वहीं खड़ी रही।
अब्दुल अजीज ने शराब पी कर और वलंदेजी औरतों के साथ झक मार मार कर अपने जिस्म में ताकत नहीं रहने दी थी। उससे उठा ही नहीं जा रहा था, अलबत्ता गालियां बक रहा था और धमकियां देता था कि मैं तुम्हारा कोर्ट मार्शल करवा दूंगा। सिपाहियों ने दरमियान में आकर अब्दुल अजीज को परे घसीट लिया और अब्दुल अजीज बड़ी तेजी से और गुस्से से वहां से चल पड़ा। अख्तर ने इंडोनेशियन लड़की से पूछा कि वो मुसलमान है। गुस्से से उसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो गया था और वो कहर भरी नज़रों से अब्दुल अजीज को देख रही थी जो वहां से खिसक गया था। अख्तर ने लड़की के सर पर हाथ रखा और इशारा किया कि वो चली जाए। लड़की ने झुककर उसका शुक्रिया अदा किया और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और बोली अस्सलामु अलैकुम और वहां से चल पड़ी। अख्तर और सिपाहियों ने मिलकर वालेकुम अस्सलाम कहा। मैं आपको फौज की बात सुनाता हूँ। हवालदार मेजर के सामने एक नायक की कोई हैसियत नहीं होती। नायक हवालदार मेजर के मातहत और उसके हुक्म का पाबंद होता है। अब्दुल अजीज और अख्तर में एक फ़र्क यह भी था कि अब्दुल अजीज खुशामदी और चापलूस था और अख्तर पक्का मुसलमान था। एक तो ओहदे की वजह से और दूसरे चापलूसी के जोर पर अब्दुल अजीज अख्तर को नुकसान पहुंचा सकता था। ये वाक़या मुझे उसी शाम मालूम हो गया था। अगले रोज़ अब्दुल अजीज ने डंक मार दिया। उसने अपने कंपनी सूबेदार की मार्फत कंपनी कमांडर को यह शिकायत पेश की कि फ़लाँ कंपनी का नायक अख्तर हुसैन इंडोनेशियनियों की बस्ती में जाता है और वहाँ राज की फ़ौजी बातें उन्हें बताता है और उसे सबूत मिला है कि उसका राब्ता इंडोनेशियन गोरीलों के साथ है। ये तो मुख्तसर सी चार्जशीट थी जो उसने अपने अंग्रेज़ कंपनी कमांडर तक पहुँचाई और कहा कि उसके पास सबूत भी मौजूद हैं। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उसी रोज़ उसने एक वलंदेजी औरत पेश कर दी जिसमें कंपनी कमांडर को यह बयान दिया कि नायक अख्तर हुसैन बस्ती की मशकूक इंडोनेशियन मुसलमानों के घरों में जाता है और उन तक खबरें पहुंचाता है। मैं आपको ये बात बड़ी मुख्तसर करके सुना रहा हूँ। असल बात यह थी कि अब्दुल अजीज ने खुशामद और चापलूसी के जरिए और चर्ब ज़बानी से अख्तर हुसैन के खिलाफ बड़ा संगीन केस बना दिया था और गवाहों के तौर पर उस वलंदेजी औरत के अलावा अपनी कंपनी के 3 जवान भी पेश कर दिए थे। अख्तर हुसैन दूसरी कंपनी में था। उस कंपनी कमांडर तक ये चार्जशीट पहुंची और अख्तर हुसैन को मुलजिम की हैसियत से कंपनी कमांडर के सामने खड़ा कर दिया गया। अख्तर हुसैन ने अपना सही बयान दिया और यह भी कहा कि वो 3-4 जवानों को पेश कर सकता है और इंडोनेशियन बस्ती में वो उस लड़की को भी ढूंढ सकता है। वो नहीं जानता था कि उस लड़की का घर कौन सा है। अंग्रेज़ इंसाफ करने वाली कौम थी। उन्होंने उन 3-4 जवानों को बुलाया जो नायक अख्तर हुसैन के साथ थे। उन्होंने बिल्कुल सही गवाही दी और फिर अख्तर हुसैन ने यह भी कहा कि साहब बहादुर, उस मौके पर चलो और वहाँ की ज़मीन देखो जिस पर हमारी लड़ाई के निशानात मौजूद होंगे। कंपनी कमांडर ने उसे कुछ डांट डपट की और उसे झूठा साबित करने की भी कोशिश की ताकि सच्ची बात सामने आ जाए। अख्तर हुसैन ने बड़ी दलेरी से कहा कि साहब बहादुर, मैंने सच बोल दिया है और अगर मुझे सजा दी गई तो फिर मैं इंडोनेशियन गोरीलों के साथ हूँ और अपनी इस बटालियन पर लानत भेजूंगा। ये हकीकत है कि अंग्रेज़ सच को बहुत पसंद करते थे। उन्हें एक बार पता चल जाता था कि किसी ने उनके आगे झूठ बोला है और अपना मतलब निकाला है तो फिर उसे वो इंतहाई सजा देते थे। बहरहाल अब्दुल अजीज तो बड़ा ही चालाक और काया आदमी था। उसने यह केस कमांडिंग ऑफिसर तक पहुंचा दिया। उसकी अपनी इतनी अथॉरिटी नहीं थी कि खुद अंग्रेज़ कमांडिंग ऑफिसर तक पहुंच जाता। कंपनी कमांडरों के जरिए यह केस कर्नल तक पहुंच गया और कर्नल ने बाकायदा इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। आखिर फैसला अख्तर हुसैन के हक में हो गया, लेकिन उसे यह भी कहा गया कि आइंदा उसने किसी सीनियर ओहदे के आदमी पर हाथ उठाया तो उसका कोर्ट मार्शल किया जाएगा। हमें तो ये तवक्को थी कि अख्तर हुसैन का कोर्ट मार्शल हो जाएगा और अगर ना हुआ तो कमांडिंग ऑफिसर तो उसे कुछ ना कुछ सजा देगा, लेकिन बच बचाव हो गया। अब्दुल अजीज की ये बहुत बड़ी शिकस्त थी। उसने अख्तर को धमकियां देना शुरू कर दी कि अब वो उसको नहीं छोड़ेगा। उसकी एक धमकी ये थी कि वो उसे गोली मारेगा या मरवा देगा। वहाँ किसी को गोली मारना या मरवाना कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं आपको ऐसे वाक़यात सुना चुका हूँ। अब्दुल अजीज़ ने यह भी कहा था कि वो नायक अख्तर हुसैन पर ऐसा केस बनवाएगा कि उसे सर्विस से डिस्चार्ज ना किया गया तो उसकी नायकी भी नहीं रहने दूंगा।